हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर लर्निंग। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था दिल्ली सल्तनत चल रहा था, जिसमें 5 सल्तनत थी, स्लैब, खिलजी और तुगलक, सैयद, लोदी। तो जिसमें से हमारा पहला था डायनेस्टी जो स्लैब डायनेस्टी था, वो तो हम कर चुके थे। आज हम शुरू करेंगे खिलजी से, ठीक है। और आज हम बस खिलजी और तुगलक ही करेंगे। तो जब स्लैब डायनेस्टी चल रही थी तो उसमें हम ये देखे कि जो बलबन था उसका ग्रैंड सन जो था कैकुबाद, वह आखिरी राजा था। और जो बलबन का बेटा था वो मंगोल से लड़ते वक्त मर चुका था। तो अब कैकुबाद के बाद डायनेस्टी खत्म हो जाती है, स्लैब डायनेस्टी, वहाँ से फिर शुरू होता है खिलजी डायनेस्टी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं खिलजी डायनेस्टी, ठीक। तो खिलजी डायनेस्टी शुरू होता है 1290 से 1320 तक चलता है। इसके फाउंडर थे जलालुद्दीन खिलजी, जिनका शासनकाल 1290 से 1236 तक चलता है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। कैकुबाद जो था, जो आखिरी राजा था स्लैब डायनेस्टी का, उन्होंने इसको उपाधि दी थी, शाइस्ता खान की उपाधि दी थी, ठीक है। ये बहुत ही उदारवादी था। और मुस्लिम जो राजाओं थे, मुस्लिम जो राजा आए थे इंडिया में, उसमें से पहला डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी था, जो कि साउथ में इन्वेट किया था। और कहाँ किया था? देवागिरी में, जहाँ के राजा थे रामचंद्र, और वो यादव के रूलर्स थे, यादवा रूलर थे, ठीक है। आफ्टर दैट, ऑन 19 जुलाई 1296 ही वॉज मर्डर्ड बाई अलाउद्दीन खिलजी। अब आता है अलाउद्दीन खिलजी, जिसका शासनकाल चलता है 1296 से 1316 एडी तक। अलाउद्दीन जो होता है वो जलालुद्दीन का भांजा होता है और दामाद भी होता है। ही वॉज नेफ्यू एंड द सन इन लॉ ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। उसका भांजा होता है, फिर वो जलालुद्दीन खिलजी की बेटी से शादी करके उसका दामाद बन जाता है। ही किल जलालुद्दीन खिलजी एंड असेंडेड द थ्रोन। उसको मार के राजगद्दी ले लेता है। ही प्रोक्लेम्स किंगशिप्स नो नो किंगशिप। यह ये कहता था कि राजा का कोई धर्म नहीं होता है, राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है। इसने कई कई जगह इन्वेजन भी किया था, कुछ साउथ में किया था, कुछ नॉर्थ में किया था, वो देखते हैं। तो नॉर्थ में इसने कहाँ कहाँ किया था? इसने गुजरात में 1298 में गुजरात पे कब्जा किया था। रणथंभौर में 1301 में किया था। मेवाड़ में 1303 में, और मालवा में 1305 में किया था। साउथ में ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान हु अटैक्ड साउथ इंडिया। अभी बात किए थे ऊपर कि हम खिलजी डायनेस्टी ऐसी डायनेस्टी थी, जो मुसलमान डायनेस्टी, जो इसने पहली बार साउथ में कब्जा किया था। तो इस खिलजी डायनेस्टी में भी अलाउद्दीन खिलजी पहला था जिसने साउथ में कब्जा किया था। और किसके अंडर किया था? इसकी जो आर्मी थी, कौन लीड कर रहा था उसको? मलिक कफूर कर रहा था। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान हु अटैक्ड साउथ इंडिया एंड द आर्मी वॉज लेड बाई मलिक कफूर, जिसने किसको हराया था? राजा रामचंद्र को। राजा रामचंद्र को हटाया था, जो देवागिरी के राजा थे। उसके बाद वो प्रताप रुद्र देवा को हराता है, जो कि वरंगल के राजा रहते हैं। उसके बाद वीर वल्लभ थ्री को हराता है, जो हौसल्या के थे, ठीक है। उसके इसकी पॉलिसीज़ के बारे में अगर बात करें तो अलाउद्दीन इशूड 4 ऑर्डिनेंस। इसने 4 ऑर्डिनेंस पास किए थे। वो कौन कौन से थे? इम्पाउंडेड द पायस ग्रांट एंड फ्री ग्रांट लैंडेड, ठीक है। अच्छा, ऐसा हुआ था कि जो शाही अमीर लोग थे वो विद्रोह कर रहे थे। तो उन विद्रोह को हटाने के लिए, वो विद्रोह बार बार ना हो, इसके लिए वो 4 ऑर्डिनेंस निकालता है। जिसमें से पहला ऑर्डिनेंस ये रहता है कि वो यह कहता है कि उपहार में या दान में मिली हुई ज़मीन को वो वापस ले लेता है। दूसरे में क्या कहता है ये? रीऑर्गेनाइज द स्पाई सिस्टम। गुप्तचर जो होते हैं इनको उनको वापस से रीऑर्गेनाइज करता है। ये जो पहले थे उनको हटाता है और वापस रीऑर्गेनाइज करता है। तीसरा था प्रोहिबिट द यूज़ ऑफ वाइन, जिसमें वो शराब और भांग आदि को प्रतिबंध लगा देता है उन पे। चौथा था बैंड ऑन सोशल पार्टीज एंड इंटर मैरी विदाउट हिज परमिशन। जो शाही परिवार लोग थे उनके गैदरिंग्स को, उनके पार्टीज़ पे वो बैन लगा देता है, और वो कहता है कि आपस में जो शादी करोगे हमारे मर्जी के बिना नहीं करोगे। तो ये सारे ऑडियंस वो निकालता है ताकि ये जो अमीर शाही लोग थे बार बार विद्रोह ना करें। इस तरह से करने पे उनका जो ज़मीन निकल जाएगी, फिर पार्टी वार्टी बंद हो जाएगी, तो उनकी गैदरिंग नहीं होगी। इससे क्या होगा? उनमें एकजुटता नहीं रहेगी, और उसके बाद वो विद्रोह नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है ही एज्यूम द टाइटल ऑफ सिकंदर शाही। ही एज्यूम द टाइटल ऑफ सिकंदर शाही की उपाधि इसने ले ली थी। ही इंट्रोड्यूस द परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी। इसने ही पहली बार एक परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी की स्थापना किया। और ये एग्जाम में पूछता भी कि परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी ने किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो था अलाउद्दीन खिलजी। स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स एंड चेहरा। सुनो, इसमें क्या कहता है? एक सिस्टम निकालता है ये, जिसमें ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, पहले क्या होता था कि घोड़े पे एक निशान लगाते थे, परमानेंट निशान लगाते थे, उसका सिस्टम इसने निकाला पहली बार। और दूसरी बात चेहरा, मतलब डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर्स। हर सोल्जर का एक अपना रेस्पेक्टिव काम रहता था, तो हर सोल्जर को एक रेस्पेक्टिव काम देना, और घोड़ों पे एक दाग लगाना, जो कि एक परमानेंट सिम्बल्स बनाता था उस पर, घोड़ों पे। वो सिस्टम भी इसी का निकाला हुआ था। ऑर्डर्ड लैंड मेजरमेंट एंड फिक्स शेयर।
अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक था जो पहले ज़मीनों को नापता था, उसके बाद उस पर फिक्स शेयर लगाता था। अब तक क्या चल रहा था कि जिसके पास जितनी ज़मीन है उसी हिसाब से कुछ भी दान मिल जा रहा था राजाओं को। लेकिन अब पहली बार अलाउद्दीन खिलजी ऐसा सिस्टम लाता है जिसमें पहले लैंड मेजरमेंट होगा, उसके बाद उस मेजरमेंट के हिसाब से फिक्स्ड टैक्स लगेगा उस ज़मीन पे। तो यह करने वाला पहला अलाउद्दीन खिलजी था। इस चीज़ को नोट कीजिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछता है। उसके बाद था फिक्स प्राइस ऑफ नेसेसरी कमोडिटीज़। बाजार में सामान का दाम फिक्स करने का भी काम सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ही करवाया था। ही प्रोहिबिटेड द ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी इसने खत्म करवा दिया था। रेवेन्यू वाज कलेक्टेड ओनली इन कैश, कैश में ही रेवेन्यू कलेक्ट करता था ये। जजिया एंड हाउस टैक्स ऑन हिंदू कम्युनिटीज़, इसने जजिया और हाउस टैक्स लगा दिया था हिंदू कम्युनिटीज़ के ऊपर। बाकी तो चल ही रहा था, लेकिन हाउस टैक्स ज़्यादातर ये हिंदू पे ही लगवाता था और जजिया भी हिंदू को ही ज़्यादा देना पड़ता था। टू चेक ऑन द मार्केट केप्ट बाई 2 ऑफिसर, एक था दीवान रियासत, एक था शहंशाह मंडी। अब इसमें क्या है, अलाउद्दीन जो होता है वो दिल्ली में 3 मार्केट खुलवाता है। पहला मार्केट होता है फूड ग्रेन्स के लिए, दूसरा मार्केट कॉस्टली जो क्लॉथ्स होते हैं, कपड़े उपड़े, उनके लिए होता है, और तीसरा जो मार्केट होता है वो घोड़े या इनके जो दास होते थे उनके लिए होता था। ठीक है, तो उसी मार्केट को चेक करने के लिए इसने 2 ऑफिसर्स लगवा रखे थे। वही ऑफिसर को कहा जाता है दीवान रियासत और शहंशाह मंडी, दीवान रियासत और शहंशाह मंडी। इसके अलावा ये एक ओपन मार्केट लगाता था, जैसे आज हम देखते हैं ना कहीं कहीं मंडे मार्केट लगता है, कहीं बुधवार का बाजार लगता है, तो उसी तरह से इसने एक ओपन मार्केट लगवाया था जहाँ पे सारे सामान को लाके बेचाता था। उस मार्केट को कहते हैं साराय अदल, साराय अदल कहते थे उसको। फिर बात करें अगर इसके कंस्ट्रक्शन की, तो पहला कंस्ट्रक्शन था इसका अलाई फोर्ट। जो अलाई फोर्ट है उसका बनवाया हुआ है पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स, पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स, और एक है फोर्ट ऑफ सीरी। यह 3 चीज़ इसके बनाए हुए हैं। अलाई फोर्ट, अलाई दरवाज़ा भी एक है और जो कि दिल्ली में है। उसके बाद है पैलेस ऑफ 1000 पिलर और फोर्ट ऑफ सीरी, ये तीनों इसके हैं। अमीर खुसरो जो था वो इनके दरबार का पोएट था, कवि था इनके दरबार का, और इनका सबसे खासम खास था अमीर खुसरो। याद रखिए, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार का पोएट था। उसके बाद जो शासन आते हैं, इसके बाद का जो शासन शुरू होता है वो बहुत ही कमज़ोर राजाओं का होता है, जिसमें से एक रहते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, जिसका शासनकाल चलता है 1316 से लेकर 1320 AD तक। फिर आखिरी है खुसरो शाह, जिसको खुसरो खान भी कहते हैं, खुसरो खान। ठीक है, इन ये 1320 में आते हैं और 1320 में ही इनको मार दिया जाता है। जो मारने वाले का नाम होता है इनका गाजी मलिक, जो कि बाद में तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर होता है, गाजी मलिक। फिर आता है तुगलक डायनेस्टी, जो 1320 से शुरू होता है, 1414 तक चलता है, और दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा डायनेस्टी यही वाला होता है। तो इसके सबसे पहले फाउंडर कौन होते हैं, गियासुद्दीन तुगलक, जो कि गाजी मलिक ही थे, गियासुद्दीन तुगलक। इसने खुसरो खान को मार के गियासुद्दीन तुगलक की उपाधि ले ली थी। ही वॉज द गवर्नर ऑफ दीपालपुर, सुल्तान बनने से पहले दीपालपुर का गवर्नर होता है। एंड ऑल्सो नोन एज मलिकुल गाजी, जिसको मलिकुल गाजी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने मंगोल को 29 बार लड़ाई में हराया था, रोक के रखा था उनको 29, इसलिए इसको कहते हैं मलिक उल गाजी। रीजन ये है 29 बार मंगोल को हराया था, इसलिए इसको उपाधि मिली मलिक उल गाजी की। फिर ये फाउंडेड तुगलकाबाद फोर्ट। यहाँ पे गलती से कुछ और लिखा गया था, उसको कवर अप किया गया। तुगलकाबाद फोर्ट इसने ही बनवाया था। ठीक है, 1325 में इनकी मौत हो जाती है। ये बंगाल में अपनी एक विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, उसी दौरान इनकी मौत हो जाती है। उसके बाद आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका नाम जौना भी रहता है। ठीक है, ये उनके बेटे होते हैं, गियासुद्दीन के बेटे होते हैं ये। इनका शासनकाल चलता है 1325 से 1361 AD तक, और इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए 5 प्रोजेक्ट लेके आए थे, जो कि बाद में बहुत डिबेटेबल थे। उसमें से पहला प्रोजेक्ट जो था इनका, वो था टैक्सेशन इन दोआब। जो गंगा यमुना वाला एरिया है, उसने वहाँ पे टैक्सेस को 50% एक्स्ट्रा, और मतलब जो था उसे बढ़ा के 50% कर दिया था। ठीक है, जो पहले लैंड टैक्स तो आता ही था इनका, उसके बाद उसमें और इन्होंने 2 टैक्स और मिला दिया। उसमें एक जो था वो था घारी, मतलब हाउस टैक्स, और दूसरा था चराही, जो पास्चर टैक्स था। घर का टैक्स और ये चराहे का टैक्स, दोनों टैक्स इन्होंने बढ़ा के अपने उसको 50% कर दिया था, जो कि बाद में बहुत दिक्कत हो गई थी पब्लिक को। फिर पब्लिक वहाँ से हटना शुरू कर दी थी। उसके बाद जो था दूसरा टैक्स, वो था ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल ऑफ दिल्ली। ठीक है, जो ट्रांसफ़र अपने कैपिटल को इन्होंने दिल्ली से उठा के देवगिरी में कर दिया था। देवगिरी अभी हम देखे थे ऊपर, जो अलाउद्दीन खिलजी था वहाँ पे उसने मलिक कफूर के ने लीड किया था उसकी आर्मी को, देवगिरी के राजा रामचंद्र को हरा के देवगिरी को जीत लिया था। उसी देवगिरी को इसने अपना कैपिटल बना लिया था। ये सोचा था कि दिल्ली से हम नॉर्थ को कवर कर रहे हैं और देवगिरी से साउथ को कवर कर लेंगे, और देवगिरी में रहेंगे देवगिरी में रहेंगे तो साउथ और नॉर्थ दोनों कवर हो जाएगा। तो इसने अपना कैपिटल को दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट कर लिया था। लेकिन कुछ दिन के बाद जब ये देखा कि जब साउथ में जाने के बाद, देवगिरी जाने के बाद साउथ में कवर हो रहा कि नॉर्थ इसके हाथ से छूटता जा रहा,
तो वापस से ये देवगिरी से दिल्ली आ जाता है और देवगिरी का नाम ये दौलताबाद भी कर देता है। उसके बाद तीसरा था टोकन करेंसी। इसने ब्रॉन्ज कॉइन को इंट्रोड्यूस करवाया था, ब्रॉन्ज कॉइन, ठीक है, जो कि बाद में फिर इसने विड्रॉ कर लिया था कि अपनी टोकन करेंसी नहीं चलेगी। उसके बाद है खुरासन पे आक्रमण का, लेकिन बाद में ये भी प्रोजेक्ट उसने अबेंडन कर दिया था। ये देखा कि वहाँ तो खुद ही अनस्टेबिलिटी थी, खुरासन एरिया में बहुत अनस्टेबिलिटी थी, तो इसने इस प्रोजेक्ट को भी अबेंडन कर दिया था। उसके बाद है कराचील में आक्रमण, जो अपना नॉर्थ वाला पार्ट है, कुमाऊं हिल वाला पार्ट है, वहाँ पे उसने तो अटैक तो कर दिया था, पहले में इन्वेड भी कर गए थे, लेकिन इतनी बारिश हो गई थी, बारिश की वजह से इन्होंने फिर बहुत ज़्यादा सफ़र किया था। तो ये 4 प्रोजेक्ट थे, जिसको 5 प्रोजेक्ट थे जो उसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए लागू करवाया था। उसके बाद इसने एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाता है जिसका नाम रहता है दीवाने अमीर कोही। उस डिपार्टमेंट का काम ये रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनों को एग्रीकल्चर के अंदर लेके आया जाए और फार्मर्स को जो नीड है उनकी फार्मर्स की पूरी की जाए। उसके लिए इसने एक डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम था दीवाने अमीर कोही, ठीक है। ये एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज होता है, ये जो डिपार्टमेंट है ये एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए ही यूज होता था। एग्जाम में पूछ सकता है इस चीज़ को। उसके बाद है इब्न बतूता केम टू इंडिया ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखिएगा, इब्न बतूता इसके राज्यकाल में ही इंडिया आया था, बाद में इसने राजदूत बना के चाइना भेज दिया होता है। उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक, जिसका शासनकाल चलता है 1351 से 1388 तक। इसने एक दीवाने खैरात डिपार्टमेंट बनवाता है, दीवाने खैरात नाम का एक डिपार्टमेंट बनवाता है। उसमें क्या होता है, ये जो पुअर मुसलमान लड़कियां होती थी या विधवा औरतें होती थी उसमें उनकी मदद करता था, लड़कियों की शादी करवाता था और जो विधवाएं रहती थी उनका ये मदद करवाता था। उसके बाद ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू अरेंज हज एट द एक्सपेंशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। और ये जो रूलर था ना, एक फिरोज शाह जो था, फिरोज शाह तुगलक, वो अपनी छवि ऐसी बनानी चाहता था जैसे लोगों को ये लगे कि वो एक इस्लामिक लीडर है और जो बस एक कुरान की आयतों पे ही चलने वाला एक राजा है, वो अपनी छवि ऐसा बनाना चाहता था, ठीक है। अब क्या था इसके बाद, ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू अरेंज हज एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट। वो राज्य का जो खजाना होता था, जो राज्य का खजाना होता था, उस खजाने पे ही ये हज की यात्रा का अरेंजमेंट करवाता था, ठीक है। उसके इस्टेब्लिश्ड ए हॉस्पिटल, दिल्ली में एक हॉस्पिटल बनवाता है जिसका नाम रहता है दर-उल-सिफ़ा। इसमें क्या होता है, खैरात हॉस्पिटल होता है ये भी, जिसमें फ्री में इलाज और फ्री में रहना होता था। उसके बाद जजिया बिकम ए सेपरेट टैक्स, जजिया का ये अलग टैक्स बना देता है, जजिया को बाकी टैक्स से इसको अलग करता है जजिया को। एक सा एग्जाम में पूछ सकता है जजिया को बाकी से टैक्स से अलग करने वाला कौन सा था, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद है रिफ्यूज टू एग्जाम द ब्राह्मण्स फ्रॉम द पेमेंट ऑफ जजिया। पहले क्या होता था कि जो ब्राह्मण्स थे वो जजिया के सिस्टम, जजिया टैक्स से अलग रहते थे, लेकिन इसने आके वो ब्राह्मण को एग्जाम नहीं किया, उनको भी उसमें डाल दिया कि अब से ये ब्राह्मण भी टैक्स देंगे, जजिया टैक्स देंगे। द न्यू टैक्स सिस्टम अकॉर्डिंग टू कुरान, और ये क्या किया कि जो नया टैक्स सिस्टम लागू किया कुरान के हिसाब से। मैं बताया ना, ये अपने आप को एक इस्लामिक लीडर के हिसाब से दिखाना चाहता है कि इससे जो नॉबल्स थे वो खुश रहें, जो अमीर और शाही लोग थे वो इससे खुश रहें, जिसके दम पे यह गद्दी पे आया था। तो उनको ये दिखाने के लिए कि एक इस्लामिक लीडर है तो हर काम ये कुरान के हिसाब से करता था। तो उसके बाद जो नया टैक्स सिस्टम आया वो कुरान के हिसाब से आया, जिसमें 4 टैक्स के बारे में बताया गया। पहला है खराज, फिर है जक़ात, जजिया और खम। खराज में ये था कि 1/10 ऑफ द प्रोडक्ट, जितना भी आपकी ज़मीन से प्रोडक्शन हो रहा है उसका 1/10 आप डोनेट करेंगे। जक़ात में है कि 2% ऑफ प्रॉपर्टी का 2% आप टैक्स देंगे। फिर जजिया, जो कि नॉन मुसलमान्स के ऊपर थे, नॉन मुसलमान्स जो थे वो देते थे जजिया। और खम का मतलब था 1/5 ऑफ द कैप्चर ड्यूरिंग द वार, अगर किसी से कहीं लड़ाई हुई और वहाँ से वो कुछ कैप्चर करके लेके आया, कुछ जीत के आया, तो उसका 1/5 उसको डोनेट करना होता था। तो ये 4 टैक्स सिस्टम उसने अलग से लगाया था। पहला तो जजिया को बाकी टैक्स से अलग किया था, ब्राह्मणों को उसमें जोड़ दिया था। उसके बाद ये 4 अलग से टैक्स लेके आया था। फिरोज शाह तुगलक पहला ऐसा इंसान था जो ये कहा था कि मुसलमान औरतों को पब्लिक प्लेस पे जाके नमाज नहीं पढ़ना है, जो किसी के दरगाह पे जाके नहीं पढ़ना या कहीं मस्जिद में जाके नहीं पढ़ना, उनको अपने घर में नमाज पढ़ना है। सबसे पहले कहने वाला फिरोज शाह तुगलक ही था। उसके बाद है ही पेड मच अटेंशन ऑन द इरीगेशन, रिपेयर्ड ए नंबर ऑफ कनाल एंड इम्पोज वाटर टैक्स। जो फिरोज शाह तुगलक था वो ज़्यादातर ध्यान अपना कनाल, इसी एग्जाम में पूछता भी है कि ज़्यादातर नहरों पे किसने ज़्यादा ध्यान दिया था, तो फिरोज शाह तुगलक दिया था। और इसने बहुत सारे कैनाल्स को रिपेयर करवाया था और जगह जगह गांव-गांव में पानी पहुंचाया था। उसके बाद उसने एक नया टैक्स निकाला, उसका नाम था हक़-ए-सरब, जो कि वाटर टैक्स के नाम से जाना जाता था,
ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि किस राजा के शासनकाल पे नहरों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था, तो वो है फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद है ही बॉट 2 अशोक पिलर टू दिल्ली फ्रॉम तोपरा एंड मेरठ। इसने मेरठ से और तोपरा जो हरियाणा में है वहाँ से अशोक के 2 स्तंभ को दिल्ली में स्थापित करवाया था। उसके बाद 1388 में इसकी मौत हो जाती है, 1388 में। फिरोज शाह तुगलक के बाद तुगलक डायनेस्टी कमज़ोर पड़ जाती है। उसके बाद एक राजा आते हैं नसीरुद्दीन महमूद, जो कि बहुत कमज़ोर राजा रहते हैं। उसी टाइम में तैमूर जो चंगेज़ खान का डिसेंडेंट होता है वो इन्वेट कर देता है 1398 में। उसके बाद ये डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है और तैमूर जो होता है वो एक अपने खिजर खां को पंजाब में रूल करने के लिए छोड़ के चला जाता है, ठीक है। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी अपने आप ख़त्म हो जाती है। तो इतना था तुगलक डायनेस्टी तक। इसके बाद का जो 2 डायनेस्टी बच रही है सैयद और लोडी, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जल्दी ही खत्म कर देंगे, 5-10 मिनट का वीडियो रहेगा वो भी। उसके बाद दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगा, उसके बाद अपना हिस्ट्री का नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।